जय हिंद दोस्तों। टेस्ट साथी की क्विक रीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं किशोर कुमार एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आधुनिक भारत की क्लास लेके आया हूं। हमारा जो आज का सेशन है वो भारत में सुधार आंदोलन को लेकर के है। हमने अब तक जो है देखा था कि ब्रिटिश का भारत में आगमन होता है। उनके आगमन के बाद भारत में वो साम्राज्य विस्तार करता है और साम्राज्य विस्तार के क्रम में वो लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर भारत के सभी रियासतों के साथ साथ उसने भारत के जो पड़ोसी देश थे उस पर भी विजय अभियान चलाया था और उसको अपने साम्राज्य में विलय किया था। तब तक हमने देखा था ये 1609 से लेकर के 1857 ईस्वी तक आ चुकी थी। इस अवधि में उन्होंने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया था। भारत में बहुत सारा परिवर्तन किया था। ये परिवर्तन जो है उस हमने देखा था कि समाज के लगभग सभी आयामों को जो है परिवर्तित किया था। उसने राजनीतिक रूप से प्रभावित किया था, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जितने भी आयाम हो सकते हैं उसने सभी को प्रभावित किया था। हमने उस प्रभाव को देखा था कि इस प्रभाव के खिलाफ जो है भारत में एक असंतोष जो है व्याप्त हो गया था। असंतोष ये समाज के सभी वर्गों के लिए था, उच्च वर्गों के साथ साथ निम्न वर्गों के लिए भी, हिंदू के साथ साथ मुसलमानों के लिए भी था। राजा से लेकर के छोटे, अमीर, गरीब, किसान, जनजाति तक सभी के खिलाफ जो है सभी के मन में एक असंतोष की भावना पैदा हो गई थी। और इसके परिणाम स्वरूप देखा था कि भारत में ढेर सारी जो है विद्रोह हो जाती है और इस विद्रोह को कुल मिला के एक जो महाविद्रोह होता है जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है, तो ये विद्रोह देखा था हमने। अभी हमने पढ़ा था पिछले सेशन में कि विद्रोह जो अंग्रेज आते हैं तो उसने 1609 से लेकर के कुल मिला के जो है 1857 ईस्वी तक शासन करता है। तो इस काल में उसके शासन के दौरान उसने बहुत कुछ प्रभाव छोड़े थे अपने। इस भारत में आगमन और उसके साम्राज्य विस्तार के क्रम में जो प्रभाव हुआ था तो एक निगेटिव प्रभाव हुआ था। इस निगेटिव प्रभाव के कारण जो है भारत में व्यापक असंतोष फैला था। भारत में जो है असंतोष फैला था और इस असंतोष के कारण जो है विद्रोह हुआ था भारत में बहुत सारे। ये विद्रोह हमने देखा था, समाज के लगभग सभी वर्गों ने विद्रोह किया था। राजनीतिक विद्रोह हुए थे इस समय, जिसे नागरिक विद्रोह कहते हैं आप, जैसे विजयनगरम का जो विद्रोह देखते रहे हैं वो सब, और ये झांसी का विद्रोह, अब बिहार के आरा का विद्रोह, ये सभी एक प्रकार का राजनीतिक टाइप का विद्रोह था। अपने जो है रियासत को वापस पाने के लिए इस तरह का विद्रोह किया था। दूसरा हमने देखा था इस समय सैनिकों ने भी विद्रोह किया था, जैसे कि हमने देखा था सन्यासी विद्रोह हुआ था। दूसरा जनजातीय विद्रोह भी हुआ था। इस समय किसानों ने भी विद्रोह कर दिया था। तो हमने देखा बहुत सारे किसान विद्रोह हुए थे जो जमींदारों अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था। तो हमने देखा था कि ब्रिटिश शासन के जो प्रभाव हुए थे उसके निगेटिव प्रभाव से भारत में समाज के लगभग इतने सभी वर्गों में असंतोष फैला और इस संतोष के परिणाम स्वरूप विद्रोह हुआ था। ये अब तक हम लोगों ने पढ़ चुका है। अब देखते हैं इस विद्रोह के कुछ जो प्रभाव हुए थे, ये उसके शासन के जो कुछ प्रभाव हुए थे, इस प्रभाव में कुछ पॉजिटिव प्रभाव भी हुए थे। सभी निगेटिव प्रभाव ही नहीं थे, कुछ उसके पॉजिटिव प्रभाव ही निकले थे। जैसे कि उसने भारत में जब आया था तो भारत में वहां से जो है विदेशी विचार लेके आया था। विदेशी विचार लेके आया था अपने साथ। तो इसमें विदेशी विचार क्या लेके आया था? उसने समानता की भावना लेके आया था अपने साथ, स्वतंत्रता की भावना लेके आया था। ये बंधुत्व वाली जो विचार है वो लेके आया था। नए नए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात है ये उठा के लाया था। इस सभी के परिणाम स्वरूप जो है इन्हों पढ़कर, और दूसरा एक और चीज था, इस समय पश्चिमी जो दार्शनिक शिक्षा है और ये पश्चिमी विचार भी जो अपने साथ लाए थे, दार्शनिक सिद्धांत, इसको लेके आए थे। इसको पढ़ा उसने। हमें जानते हैं कि जब ये अपने साथ भारत में शिक्षा का प्रसार किया था तो शिक्षा के प्रसार के बाद जो है सबसे लाभान्वित होने वाले, भारत में सबसे ऊपर जो था, सबसे आगे जो था, ये भारत के उच्च वर्ग थे, जमींदार वर्ग, और भारत के जो समाज के जो उच्च वर्ग हैं, इन लोगों ने सबसे पहले शिक्षा पाई थी। तो शिक्षा पाने के बाद ये हुआ कि इन लोगों को जो शिक्षा पा चुका था, संस्कृत शिक्षा से बाहर अब अंग्रेजी शिक्षा पा रहा है, तो इसके बाद ये विदेशियों की जो है साहित्य पढ़ना शुरू कर दिया था। तो फिर इन लोगों की जो है विदेशियों की भावना, उनकी रहन सहन, उनकी ये जो सिद्धांत है, समानता, स्वतंत्रता, पश्चिमी विज्ञान, इन चीजों को देखा। इनको देख करके वो भारत से तुलना किया, भारतीय व्यवस्था से तुलना किया। फिर जो है तुलना करके पाया कि
पश्चिमी सभ्यता जो है हमसे ज्यादा उन्नत है, हम बिना मतलब के अपने सभ्यता पर ढोंग कर रहे हैं कि हमारी सभ्यता बहुत महान है, ये है वो है। इसने देखा कि वहां की स्त्रियों को बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है, पुरुष में वो पुरुष के समाज में जो है पुरुष के बराबर का हक दिया गया है, जमीन जमीन की जो है संपत्ति का उसे अधिकार दिया गया है, उसके विवाह के लिए एक न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। यहाँ पर बाल विवाह और सती प्रथा जैसी चीजें नहीं थी, पर्दा प्रथा प्रथा नहीं थी। तो ये सभी चीजें जो भारत के शिक्षित वर्ग थे, इन लोगों ने ये विदेशियों से सीखा अंग्रेजों के आगमन के बाद। उसके बाद भारत से तुलना किया, उनके बाद लगा कि इन लोगों को कि हम तो पिछड़ रहे हैं, तो पिछड़ रहे हैं तो हमें क्या किया जाए। तो देखा कि पिछड़ रहे हैं बहुत सारा, अब तक पिछड़ गए हैं। पिछड़ने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो करना ये चाहिए कि हमें अब जो है समाज में सुधार के वादी कदम उठाना चाहिए, समाज में सुधार करना चाहिए। इसीलिए जो है भारत के लगभग सभी वर्गों ने उस समय के जितने भी धर्म थे, हिंदू से लेकर के उस समय मुस्लिम भी, और मुस्लिम के साथ सिख और पारसी धर्म ने भी इस समय जो है, पारसी धर्म ने भी इस समय जो है क्या किया, समाज सुधार के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया, बहुत सारे आंदोलन किए थे। इस दौरान समाज के दो वर्ग हुए, एक तो जो अंग्रेजी शिक्षा पढ़ लिया था उसका विचार अब परिवर्तित हो गया था, अब वो समाज में जो है बराबरी का हक मांगने लगे थे जैसे यूरोप में दी गई थी। दूसरा, वो सुधार करने पर उतारू हो गए थे, जैसा राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सभी थे। दूसरा, इसी समय जो समाज के जो कट्टरपंथी लोग थे, इन लोगों ने इसका विरोध भी करना शुरू कर दिया था। हम देखते हैं कि एक तरफ सुधारवादी आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय दूसरा एक आंदोलन भी उसके पैरेलल चल रहा था, जैसे कि धर्म सभा आंदोलन आप सुने होंगे, जो राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरुद्ध में था। और इस धर्म सभा ने सती प्रथा का समर्थन किया था। ठीक है, तो इस तरह से एक तरफ चाहता है एक समाज, भारतीय समाज एक तरफ चाहता है कि भारत को समाज को सुधारा जाए, और दूसरी तरफ चाहता है कि ये यथावत रहे, जैसे पहले से चली आ रही है वो सभ्यता वैसे ही चली आए। तो फिर यहाँ से जो है फरमान जारी किया गया, सुधारवादियों ने उनकी हत्याएं करवा दी। इस तरह की बहुत सारी हत्याएं भी हुई थी इस समय में। तो कुल मिला के जो हमारा जो था, आप देख चुके हैं कि अब तक ये सुधार आंदोलन क्यों चला था। तो हमने देखा था कि अब तक के जो इनका शासन हुआ था 16 से 9 के 1857 ईस्वी तक का जो शासन हुआ था अंग्रेजों का, इसके दो प्रभाव निकले थे, निगेटिव प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव। निगेटिव प्रभाव के कारण असंतोष हुआ था, और जो पॉजिटिव प्रभाव हुए थे उस पॉजिटिव प्रभाव के कारण जो है भारत में शिक्षा का प्रसार हुआ था। उस शिक्षा के प्रसार के कारण भारत के जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने भारत में समाज में, भारतीय समाज में जो है सुधार की मांग की थी, और खुद भी जो है भारत के समाज के सभी आयाम, स्त्रियों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए जो है सुधार, शिक्षा की, विकास की मांग करने शुरू कर दी थी, मताधिकार की मांग शुरू कर दी। राजनीतिक रूप से भी सुधार होना शुरू हो जाता है। फिर आप देखते हैं कि वो जो है कांग्रेस के गठन से पहले जो है बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं उदित होने लगती है। ठीक है, तो ये सभी चीजें पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव से ही हुआ था। तो आज के सेशन में हम लोग इसी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं कि पश्चिमी जो है भारत का सुधार आंदोलन, आज के सेशन में हम लोग यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सुधार आंदोलन के कारण क्या थे, वे कौन कौन से फैक्टर थे, कौन कौन से कारक थे जिनकी वजह से भारत की जो जनता थी सुधार आंदोलन को उत्प्रेरित हुए थे, इससे पहले क्यों नहीं हुए थे। ठीक है, तो कुल मिला के यही कारण था। फिर भी हम लोग जो है आपको नोट बनाने हैं, तो नोट बनाने के लिए मैं उस तरह से जो है आपको दिखा देता हूं कि क्या प्रभाव हुए थे। सबसे पहले जो है थोड़ा सा परिचय दे दीजिए कि क्या सुधार आंदोलन था। तो सुधार आंदोलन हम बता देते हैं, ये 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो है भारतीय समाज जो है, पहले आप देख चुके हैं कि पहली जाति आधारित थी, पतनशील थी, प्रतिगामी थी, इस प्रकार की समाज थी। भारत में बहुत सारी कुप्रथा जो थी, जाति प्रथा, पर्दा प्रथा, इस तरह की प्रथा थी। जब नए जो भारत में विजेता आए थे, अंग्रेज आए थे, तो उनकी शिक्षाओं को पढ़ के जो है भारत के जो कुछ प्रबुद्ध भारतीय हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, इन लोगों ने समाज में सुधार लाना शुरू कर दिया था। इन्हीं को सुधार आंदोलन कहा जाता है। इस काल में जो सुधार आंदोलन किया गया था वो इनका नेतृत्व इन्हीं लोगों ने किया था, और इसी कारण से हुआ था। तो हमने छोटा सा परिचय दे दिया, ये आपके मेंस में काम आएगा। उसके बाद देखिए, ये इसको जो है सुधार आंदोलन लाने के कारक क्या है, किस कारण से जो है सुधार आंदोलन आया था। तो देखिए, सबसे पहले हमने अभी डिस्कस किया है कि पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव के कारण जो है ये भारत में जो है सुधार आंदोलन
को प्रेरणा प्रेरणा मिली थी, एक नई जागृति को जन्म दिया था। सबसे बड़ा कारण था पश्चिमी शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा जब उसने पाई थी भारत के लोगों ने, तो फिर भारतीय समाज की कमजोरी को और उनके पतन को देखा। जब तुलना किया इसने तो भारतीय समाज की कमजोरियों को देखा इसने, यहाँ के भारतीयों ने, कि हमारी महिलाएं जो हैं घर में रहकर कैद रहती है, तो उनकी जो है पूरी योग्यता का जो है समाज लाभ नहीं उठा पाता है, उन्हें शिक्षित करनी चाहिए। तो इस तरह की भावनाएं उनमें आई। समाज में बहुत सारी प्रथाएं थी, सती प्रथा, शिशु हत्या, बाल विवाह, ऐसी जैसी प्रथाएं थी, इनको उजागर किया। ये सब अब तक इस पर गर्व किया जा रहा था। कैसे सती प्रथा पर ये भारतीय समाज अब तक गर्व कर रहे थे। कैसे गर्व कर रहे थे? इन्हें लग रहा था कि मुस्लिम आक्रमणकारी आए और हमारी भारतीय महिलाओं को छुए नहीं, इसलिए अपने आप को आत्महत्या कर ले। आत्महत्या कर ली तो हमारी इज्जत को बचा लिया। ठीक है, तो ये इनको लगा, भारतीय समाज अब तक सोच रहे थे कि हमारी महिलाएं जो हैं महान है। जो महिलाएं सती प्रथा के शिकार हो जाती थी या सती कर लेती थी, सती हो जाती थी, उन्हें भारत में गुणगान किया जाता था। जैसे अभी हम लोग ये देखते हैं कि युद्ध में कोई सैनिक यदि क्या हो जाता है, उनका शहीद हो जाता है, तो भारत में गुणगान किया जाता है। तो ऐसे ही इनका जो है, कोई यदि महिला सती हो जाती थी तो समाज में उनका गुणगान कर लिया जाता था, और कोई यदि सती नहीं होती थी, आजीवन यदि उन्हें विधवा के रूप में जीवन जीना होता था, तो विधवाओं की जो है स्थिति एकदम मर्मीय थी। वो जीते जी उनकी नरक की जिंदगी थी, उसे समाज में कोई इज्जत नहीं दिया जाता था। समाज में जो है उसका बाल मुंडवा दिया जाता था, उसे गहने धारण नहीं करते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे, भोजन भी उसे उचित भोजन नहीं मिलता था। तो मतलब एक तरह से मजबूर कर दिया जाता था कि कोई दूसरी देख करके, कोई दूसरी स्थिति जो है, कोई दूसरी स्थिति यदि उसके विधवाओं की स्थिति को देखेगी तो स्वयं ही जो है सती हो जाएगी। तो अब तक जिस प्रथा पर ये क्या कर रहा था, गर्व कर रहा था भारतीय, अब जब यूरोपियनों के आगमन से उसको महिलाओं को देखा, क्योंकि जब यूरोपीय आए थे भारत में, ब्रिटिश आए थे, तो उनके साथ उनके महिलाएं और बच्चे भी आए थे। तो समाज में दोनों की उपस्थिति को देखा और भारत से तुलना किया। भारत के जो शिक्षित वर्ग थे उनकी महिलाओं को देखा और हमारी महिलाओं को देखा। इसके बाद वो सुधार के लिए जो है देखा, तो फिर वो प्रेरित हुए थे। बौद्धिक विकास ये कारण थे समाज में प्रथाओं को शिक्षित लाने। फिर उसके बाद कमियों को तलाशना शुरू किया। पश्चिमी जो ज्ञान था, ये विज्ञान और तर्क और मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित था। तो ये लोग जो है सती प्रथा में तर्क ढूंढने लगे, शिशु हत्या में तर्क ढूंढने लगे, बाल विवाह में तर्क ढूंढने लगे। जो जितने भी हिंदू धर्म के पूजा करने के लिए जो कर्मकांड जो है, मूर्ति पूजा, जो है बहुदेववाद, बहुत सारे धार्मिक कर्मकांड है, इस सबों में जो है तर्क की खोज की जाने लगी थी। ठीक है, और जब तर्क में देखा, जब तर्क कसौटी पर नहीं खड़ा हो पाया, तो फिर कहा कि इसे बंद करो, ऐसी प्रथाओं को, ऐसी ढोंगी प्रथा को बंद करो। तो इसने समाज के साथ साथ धर्म में भी सुधार करना शुरू कर दिया था। और इन सभी की जड़ जो है, एक ही जड़ था। वो क्या जड़ था? शिक्षा। पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के कारण ही ये सभी संभव हो पाया था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, कारण देखने के बाद देखिए कि इस समय आंदोलन जो हुए थे, इस आंदोलन के स्वरूप क्या थे। तो इस आंदोलन के दो आंदोलन थे, दो टाइप के आंदोलन चलाए गए थे। इस समय जितने भी आंदोलन चले थे वो दो टाइप में थे। एक आंदोलन था जो सुधारवादी आंदोलन था, और दूसरा था पुनरुत्थानवादी आंदोलन। इस काल में जितने भी आंदोलन हुए थे, उस टोटल को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक को सुधारवादी आंदोलन के रूप में और दूसरे को पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में। सुधारवादी आंदोलन जो था, जैसे कि ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और अलीगढ़ आंदोलन, इन सभी का उद्देश्य था कि भारतीय समाज में जो है कुछ बुराइयां आ गई है, जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह जैसी चीजें हैं, जो बुराइयां आ गई है। तो इन बुराइयों को जो है सुधार किया जा सकता है, उसमें थोड़ा मोड़ा परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे सती प्रथा है तो उसे बंद कर दो, बाल विवाह है तो उसकी उम्र को और बढ़ा दो, तो इसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये सब सुधारवादी आंदोलन थे। इन्होंने सुधार को समाज में सुधार के द्वारा ही समझा कि समाज में यदि सुधार कर दिया जाएगा तो हम लोग परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आंदोलन का दूसरा गुट भी था जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। जैसे कि आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद आंदोलन, ये चाहता था कि पुरानी व्यवस्था जो है ये अब जो है अयोग्य हो चुकी है, अब इसे अपनाने लायक बचा नहीं, तो इसे अब समाप्त कर देना चाहिए और एक फिर से जो है एक नई व्यवस्था अपनानी चाहिए, एक नई व्यवस्था अपनानी चाहिए। इसीलिए आर्य समाज ने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया, वेदों की ओर लौट चलो का नारा दिया। कहा कि अब तक जो समाज चल रहा मध्यकालीन भारत को, वो
अब के समाज के लायक नहीं है, अब हमें वेदों की ओर, फिर से प्राचीन भारत की ओर लौट के चलना चाहिए। पुराना जो समाज था प्राचीन भारत, उसका महिमा मंडन किया गया था, मतलब उसकी तारीफ की गई थी कि प्राचीन सभ्यता जो थी मुस्लिमों के आगमन से पहले भारत की जो था वो बहुत ही अच्छा था। इसलिए हम जो है अब फिर से जो है पुरानी सभ्यता की ओर लौट चलते हैं, प्राचीन सभ्यता में लौट चलते हैं। ऐसे ही रामकृष्ण मिशन और देवबंद जो था, मुस्लिमों का जो देवबंद आंदोलन था, अब जैसे ही हिंदुओं ने अपनी सभ्यता के लिए प्राचीन भारत की खोज कर प्राचीन भारत में जाना शुरू कर दिया था, ऐसे ही देवबंद आंदोलन के जो मुस्लिम जो नेता थे, इन्होंने अपने अस्तित्व की तलाश करना शुरू कर दी, इतने अपना इतिहास खंगालना शुरू कर दिया, तो पता चला कि इनका जो इतिहास है वो अरब के इतिहास में है। तो इन्होंने अरब के इतिहास का गुणगान करना शुरू कर दिया और वहां के बहुत सारे जो है उसके धार्मिक उपदेशों को जो थे उनको मानना शुरू कर दिया, और उनकी उपदेशों के अनुसार भारत के इस्लाम धर्म को जो है स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, ये अपनी प्राचीन सभ्यता को वापस पाना चाहते थे, भले वो हिंदू धर्म के हो जिसमें आर्य समाज था, और फिर देवबंद आंदोलन क्यों न हो जैसे मुस्लिम समाज के लिए था। तो ये सभी जो है वो पुरानी सभ्यता की स्थापना चाहता था। अब आंदोलन की विशेषताएं देखिए, ये स्वरूप थे इनके, जितने भी आंदोलन हुए थे ये दो ही टाइप के मिलेंगे, जितने भी धर्म सुधार आंदोलन हुए थे। इसकी आंदोलन की विशेषताएं यह थी कि ये जो आंदोलन हुआ था ये तर्कवाद पर आधारित था, ये मानवतावाद पर आधारित था, सभी बातें मानवता के लिए कही गई थी। सती प्रथा अमानवीय प्रथा थी, बाल विवाह और शिशु वध जो हत्या कर दी जाती थी, दास प्रथा, ये सभी अमानवीय प्रथा थी, इसीलिए इस काल में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस आंदोलन ने सबसे ज्यादा शिक्षा को महत्व दिया। इनको पता चल गया था कि हम लोग कुछ भी उसको समझाएंगे सती प्रथा सही नहीं है तो समाज के लोग मानेंगे नहीं, लेकिन जब तक उसमें शिक्षा जगा दिया जाए, शिक्षा का अलग जगा दिया जाए, तो हो सकता है समाज सुधर जाए। दूसरा, इन लोगों ने समाज की बुराइयों को भी दूर करना शुरू कर दिया था, जैसे इसने जाति प्रथा का भी विरोध करना शुरू कर दिया था, और धर्म में जो है आपने देखा था कि जो एकेश्वरवाद का प्रचार किया था, बहुदेव पाठ प्रथा का प्रचार बंद किया था, मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया था इन लोगों ने। कुल मिला के ये कि मतलब यदि सीधा और सरल हो तो उसे पूजा करने में आसानी होगी। इसका मकसद ये था कि जितने भी बहुदेववाद है और मूर्ति पूजा है, इन सभी के कारण जो है किसी एक विशेष जो जाति है उसको ज्यादा अहमियत मिलती है, उनको विशेषाधिकार मिलता है। अब तक हमने देखा था कि समाज के जो उच्च वर्ग थे, ब्राह्मण वर्ग, उन्हें समाज में दंड तक नहीं दिया जाता था, भले वो कितनों बड़ा अपराध क्यों न कर ले, लेकिन अंग्रेजों ने सबको एक समान कानून के अंतर्गत ला दिया था। यदि कोई भी अपराध करेगा तो उन्हें सजा दी जाएगी। तो यही जो था तर्कवाद पर आधारित समाज था, और इस आंदोलन की विशेषता थी। इस आंदोलन में जितने सारे आर्य आंदोलन हुए थे, जितने सारे आंदोलन हुए, वो सभी तर्क पर आधारित था। अब हम लोगों ने यहाँ तक इसकी विशेषता, इनके स्वरूप, इनका परिचय देख लिया, इनके कारण देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं आंदोलन की ओर, देखते हैं कि कौन कौन से आंदोलन हुए थे, वे आंदोलन कब हुए थे, ये कहाँ पर हुए थे, किस क्षेत्र में हुए थे, उस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, और उस आंदोलन की जो कुछ यूनिक विशेषताएं हैं उस आंदोलन को देखते हैं। और ये सभी आयाम आपको याद रखने चाहिए, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपको 4 आंदोलन दे दे और उसकी स्थापना के वर्ष दे दे और आपसे कह दे कि आप मिलान कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें जो है आपसे पूछा जा सकता है। या फिर दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि संगठन के साथ साथ ये मुख्यालय दे दे किस क्षेत्र में हुआ था, या फिर ये भी हो सकता है कि ये संगठन दे दे और ये जो है इसका मुख्य नेतृत्व किसने इस आंदोलन को शुरू किया था। तो इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। इसके जो है विशेषताएं भी पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन देके कि आत्मीय सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस तरह से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आपके लिए जो ये 4 आयाम है, 4-5 आयाम, ये बहुत ही जरूरी है। मैंने उतने ही फैक्ट आपके लिए डाले हैं जितने की जरूरी है। मैं खुद ही आपको जो है बर्डन नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने सबको समराइज वे में डाला है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इस समय हिंदू धर्म के बारे में जो धर्म सुधार आंदोलन हुआ था, हम बारी बारी से सभी के बारे में देखेंगे। हिंदू के बाद मुस्लिम जो धर्म में सुधार हुआ था, मुस्लिम धर्म और समाज में जो सुधार हुआ था वो भी देखेंगे, सिख धर्म में और पारसी धर्म में भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारी है आत्मसभा आंदोलन। ये जो है 1814 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, और RRM इसका मतलब होता है राजा राम मोहन राय, इसके नेतृत्व में हुआ था। आप शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिया हूं, आप इसे ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने अपने इस सभा के माध्यम से एकेश्वरवाद का प्रचार किया था। हिंदू समाज की कुरीतियों को दूर करने का भी इसने प्रयास किया था अपने इस संगठन के द्वारा। तो ये राजा राम मोहन राय का
सभा था। दूसरा था ब्रह्म समाज, इन्होंने राजा राम मोहन राय की ये दूसरी संगठन थी और 1828 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना होती है। ये भी कलकत्ता से ही अपना संदेश फैलाता है। इसके भी नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने ही किया था। इसने भी एकेश्वरवाद का प्रचार किया था और सर्वधर्म संभाव का जो है प्रसार किया था। मतलब सभी धर्म जो है समान है, सभी धर्मों का उद्देश्य जो है एक ही है। जब आप राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजा राम मोहन राय उन्होंने सभी धर्मों को, सभी धर्मों के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन किया था। बहुत सारी भाषाओं के ज्ञाता थे, पत्रकारिता का जनक कहा जाता है, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सभी धर्मों के ग्रंथ पढ़ने के बाद इनको पता चला कि सभी धर्मों का जो निचोड़ है वो एक ही है। तो जब एक ही है तो सभी धर्म एक ही है, तो इसलिए उन्होंने सर्वधर्म जो है सर्वधर्म संभाव का प्रचार करना शुरू कर दिया था। अगला है धर्म सभा, 1830 ईस्वी में शुरू हुआ था कलकत्ता में। इसका नेतृत्व जो है राधाकांत देव ने शुरू किया था। आप इसको बहुत याद रखिएगा धर्म सभा के बारे में। ये जो है एक कट्टरपंथी आंदोलन था और ये राजा राम मोहन राय के ब्रह्म समाज के विरोध में किया गया था। जितने भी आंदोलन हुए थे इन सभी में एकमात्र यही आंदोलन है जिन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। तो ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा कि इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। ठीक। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में होता है, कलकत्ता के में ही होता है। देवेंद्र नाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिता हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था। इनका जो विशेषता था, इनका जो उद्देश्य था, ये राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करना। ये अपने इस सभा के माध्यम से राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रसार करती थी। मानव धर्म सभा 1844 ईस्वी, ये सूरत में स्थापित हुआ था। दुर्गा राम मनसाराम ने इसे जो है अपना नेतृत्व प्रदान किया था। इन्होंने जाति प्रथा के विरोध में जो है इस सभा को स्थापित किया था। परमहंस मंडली 1849 बॉम्बे में गठित हुई थी। आत्माराम पांडुरंग ने इसे जो है नेतृत्व प्रदान किया था। इनका उद्देश्य था सामाजिक भेदभाव का विरोध करना, यानी कि इन्होंने भी जाति प्रथा का जो है विरोध किया था। धर्म महामंडल 1857 हरिद्वार में स्थापित हुआ था। पंडित दीनदयाल शर्मा ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। इन्होंने ब्रह्म समाज का विरोध किया था और सनातन धर्म की रक्षा करती। हमने अभी शुरुआत में ही बताया था कि जब समाज में दो गुट जो है दो गुटों में बच चुका था उस समय। एक जो था समाज के आधुनिक शिक्षा प्राप्त वर्ग थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऐसे लोग, और समाज में ये सुधार लाना चाहते थे। इनको लग रहा था कि हमारे समाज में, हमारे धर्म में बहुत सारी बुराइयां हैं, इसको दूर करना चाहिए। तो समाज के दूसरे वर्ग थे जिन्हें लगा कि हमारे समाज में कोई बुराई है ही नहीं, ठीक है, और ये लोग जो है इन्हें लगा कि नए जो शिक्षित वर्ग है ये हमारी धर्म को, हमारी समाज को नष्ट कर देगा। फिर इन्हीं लोगों ने क्या किया, अपने समाज को, अपने धर्म को बचाने के लिए इन लोगों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया था। इन्हीं आंदोलन में था ये राधाकांत देव का धर्म सभा आंदोलन, और ये था धर्म महामंडल पंडित दीनदयाल शर्मा का। इन्होंने भी सती प्रथा का समर्थन किया था, ब्रह्म समाज का विरोध किया था और सनातन धर्म की रक्षा के लिए कदम उठाया था। ठीक है। अगला हमारा है राधा स्वामी आंदोलन, 1861 ईस्वी आगरा में हुआ था। इसका नेतृत्व किया था शिव दयाल और तुलसी राम नामक व्यक्ति ने। इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रसार किया था। वेद समाज 1864 ईस्वी मद्रास के क्षेत्र में स्थापित हुई थी। के.एस. धरालू नायडू, इसने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, तो ये आप याद रखिए। ये ब्रह्म समाज जो है स्पेलिंग गलत है तो टाइपिंग एरर है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि ब्रह्म जो है ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ब्रह्म समाज हो जाती है छोटी मोटी गलती टाइपिंग एरर में। आदि ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी कलकत्ता में गठित होता है। केशव चंद्र सेन, आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। यहाँ पर फुल फॉर्म जरूरी नहीं था और जो है हो नहीं पाता, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दिया है, केशव चंद्र सेन। इनका उद्देश्य, इन्होंने स्त्री उद्धार के लिए जो है काम किया और समाज सुधार के लिए काम किया। स्त्री उद्धार के लिए मतलब इसमें स्त्री के उद्धार के लिए जितने भी काम हो सकते हैं, शिक्षा का प्रसार करना, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना, उसके बाद सती प्रथा का जो है सती प्रथा का विरोध करना, उसके बाद जो है विधवा पुनर्विवाह करना, इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने काम किया था। तो स्त्री उद्धार का ये मतलब होता है। ठीक। प्रार्थना समाज 1866 ईस्वी बॉम्बे में गठित हुआ था। आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में इन्होंने हिंदू धर्म में सुधार के लिए जो है कदम उठाए थे। आर्य समाज
1875 बॉम्बे में दयानंद सरस्वती द्वारा। इन्होंने धर्म परिवर्तन का विरोध किया था और धर्म सुधार किया था। ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इन्होंने वेदों की ओर लौट चलो जैसे नारे दिए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 न्यूयॉर्क में गठित होता है एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल अटकाट के द्वारा। इन्होंने विश्व बंधुत्व का प्रचार किया था और प्राचीन धर्म दर्शन की शिक्षा का प्रसार किया था। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में कलकत्ता में हुआ था आनंद मोहन बोस के द्वारा। इन्होंने भी समाज सुधार की दिशा में जो है काम किए थे। ठीक है, साधारण ब्रह्म समाज के बाद जो है अगला दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 ईस्वी पुणे में गठित होता है एमजी रनाडे के नेतृत्व में। इन्होंने शिक्षा की दिशा में जो है प्रसार करना शुरू किया था। सेवा सदन 1885 बॉम्बे में गठित होता है बीएम मलावाड़ी की जो है बहराम दास मलावाड़ी की नेतृत्व में। इन्होंने भी समाज सुधार की दिशा में जो है प्रयास किए थे। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, जी दोस्तों आप इसका जो शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 बॉम्बे एमजी रानाडा के नेतृत्व में महिला उत्थान की दिशा में इन्होंने काम किया था। देव समाज 1887 ईस्वी लाहौर में गठित हुई थी एसएन अग्निहोत्री के नेतृत्व में। इन्होंने आत्मा के शुद्धिकरण पर बल दिया था। कुल मिला के इन्होंने हिंदू धर्म के लिए जो है काम किया था, हिंदू धर्म के सुधार के लिए। रामकृष्ण मिशन 1897 बेलूर में स्थापित होता है। स्वामी विवेकानंद इसकी नेतृत्व में स्थापना करता है। इन्होंने मानव की सेवा के लिए जो है अपना काम करना शुरू किया था। मानव की सेवा के मतलब होता है उस समय जो गरीब लोग थे उनकी सेवा करना। ये समाज और धर्म सुधार से संबंधित नहीं है, बल्कि ये मानव की सेवा से संबंधित है। उस समय बहुत सारे अकाल वकाल जो पढ़ते थे तो उस समय ये उसे भूख या फिर मेडिकल सुविधा जो है मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराते थे। आज ये जो है रामकृष्ण मिशन भारत में आज भी इसकी बहुत सारे जो है इसकी संस्थाएं, बहुत सारे ब्रांचेज स्थापित है और आज भी ये समाज के लिए यही काम करता है। भारत में मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराता है, गरीब अनाथ लोगों को अनाथ आश्रम चलाता है और समाज की सेवा करता है। तो ये इनका काम था। सर्वेंट इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी बॉम्बे में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में इन्होंने समाज सेवा के लिए काम किया था। ये वैसे ही है जैसे मानव समाज के लिए इन्होंने काम किया था। हिंदू महासभा 1907 महाराष्ट्र बीडी सावरकर द्वारा। इन्होंने हिंदू राष्ट्रवाद के सिद्धांत दिया था। ये एक प्रतिक्रियावादी जो है संगठन था, प्रतिक्रियावादी संगठन था। इन्होंने परिवर्तन का विरोध किया था। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा हिंदू महासभा। अगला है पूना सेवा सदन 1909। ये पूना में गठित होता है रमाबाई रानाडे के नेतृत्व में। इन्होंने महिला की कल्याण के लिए काम किया था। महिला कल्याण के लिए हमने बताया था कि महिला की कल्याण के लिए जितने भी उसके कार्य हो सकते हैं, शिक्षा का प्रसार हो, विधवा पुनर्विवाह हो, बाल विवाह को प्रतिबंध करना हो या सती प्रथा के लिए काम करना हो, तो उन्होंने सभी क्षेत्रों में काम किया था। तो महिला कल्याण का यहाँ पर यही मतलब है। सोशल सर्विस लीग 1911 ईस्वी बॉम्बे में गठित की गई थी। एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी जी, आप नाम याद रखिएगा। इन्होंने श्रमिकों और आमजन की सेवा के लिए इन्होंने अपना काम किया था। सेवा समिति 1914 ईस्वी इलाहाबाद एचएन कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू के नेतृत्व में इसकी गठन हुई थी। प्राकृतिक आपदा के समय जो है उस समय जो बाढ़ अकाल जो पड़ता था, सूखा पड़ता था, तो इस समय अपनी ये सेवा प्रदान करता था समाज के लोगों को। सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन, सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन 1914 बॉम्बे में श्री राम वाजपेयी के नेतृत्व में इन्होंने भी समाज सेवा के लिए काम किया था। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कुल मिला के 3 प्रकार के संगठन बन रहे हैं। एक तो समाज सेवा है, दूसरा है समाज सुधार, और तीसरा टाइप जो है इस समय वो है धर्म सुधार। ये 3 टाइप के आंदोलन चलाए जा रहे हैं। जो समाज सेवा से संबंधित है वो समाज के सभी वर्गों में कल्याण की भावना चाहता है। ये बाढ़ सूखा अकाल के समय अपनी राहत पहुंचाता है, मेडिकल सुविधाएं पहुंचाता है, कैंप लगवाता है, इस तरह की सुविधाएं देता है। समाज सुधार का मतलब ये हुआ कि समाज में शिक्षा का प्रसार करने के लिए काम करना, स्त्रियों के लिए काम करना, बच्चों के लिए बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाना, तो इस तरह के काम है। धर्म सुधार का मतलब ये है कि एकेश्वरवाद का प्रसार करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, ब्राह्मण धर्म के विशेषाधिकारों का विरोध करना,
तो इस तरह की जो सुधार होते हैं तो ये धर्म सुधार के अंतर्गत आता है। हमने शॉर्ट फॉर्म में यदि कहीं पर लिखा है कि हिंदुत्व को पुनः स्थापित करना, तो इसका मतलब होता है ये प्रतिक्रियावादी है और ये आर्य समाज की तरह है। ठीक है, तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना, तो इसका मतलब ये हिंदू धर्म में सुधार चाहता है, मतलब ये भी राजा राम मोहन राय की तरह है और ये एकेश्वरवाद का प्रचार चाहता है, मूर्ति पूजा का विरोध करता है, ब्राह्मण के विशेष अधिकारों का विरोध करता है। इनका चीज है, ये हुआ। ये है ऑल इंडिया महासभा अखिल भारतीय, ऑल इंडिया हिंदू महासभा, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। ठीक है, इसका मान ये हुआ, AIS का मतलब अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915 में हरिद्वार में गठित होता है। मदन मोहन मालवीय की नेतृत्व में ये हिंदू को पुनः स्थापित करना चाहते थे, हिंदू धर्म को। ये भी प्राचीन भारत की ओर लौटना चाहते थे, मतलब मुस्लिमों को शासन जो है इनको पसंद नहीं आया था, तो ये प्रतिक्रियावादी आंदोलन था। स्वामी नारायण संप्रदाय 1830 ईस्वी गुजरात में गठित हुआ था, स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। इन्होंने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने का काम किया था। भील सेवा मंडली 1922 बॉम्बे में गठित होता है, ठक्कर बापा के नेतृत्व में। ठक्के बापा का नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने वर्तमान में जो आदिवासी शब्द दिया गया था ये इन्होंने ही दिया था और ये UP PCS में पूछा गया है। ठीक है, और आदिवासी के उत्थान के लिए इन्होंने आजीवन अपना काम किया था। हिंदू धर्म के बाद आ जाता है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। हमने कहा था कि उस समय समाज में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम समाज में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे थे, तो मुसलमानों ने भी अपने धर्म में सुधार के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। तो मुस्लिम धर्म में भी इस समय दो दिशा चल रही थी। एक दिशा थी जो धर्म में केवल सुधार करना चाहता था और दूसरा था धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहता था। पुनर्स्थापना मतलब अब वो अपने धर्म को अरब के इतिहास से जोड़ता था और वहां पर जो मोहम्मद पैगंबर ने जो शिक्षा दी थी, कुरान की जो वास्तविक शिक्षा थी हदीस की, उस हदीस की शिक्षा को फिर से लागू करना चाहता था। उनको लग रहा था कि प्राचीन काल में मोहम्मद पैगंबर की जो कुरान लिखी गई थी तब से लेकर अब तक उनकी समाज जो है थोड़ी थोड़ी नरम होती जा रही है और अपने जो है पुराने ढांचे को छोड़ रही है। ठीक है, तो ये फिर से कट्टरपन को लागू करना चाहता था। तो यहाँ भी सुधार आंदोलन दो धाराओं में चल रही होती है। ठीक, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसका आंदोलन जो था फ्राइजी आंदोलन, ये 1914 में 1804 ईस्वी में होता है, फरीदपुर बंगाल के क्षेत्र में होता है। इसके संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह और दद्दू मियां नामक व्यक्ति ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये इस्लाम के मूल सिद्धांतों पर बल देना चाहते थे दोस्तों, तो आप इसे याद रखिएगा। यही है पुनर्स्थापनावादी, यानी यही है जो ये कुरान और हदीस के शिक्षा के आधार पर इस्लाम धर्म का स्थापना करना चाहता है। ठीक है, तय्यूनी आंदोलन 1839 ईस्वी में ढाका में हुआ था, बांग्लादेश के क्षेत्र में। करामात अली जौनपुरी के नेतृत्व में इन्होंने मुस्लिम समाज में सुधार की कोशिश की थी, वैसे ही जैसे हिंदू समाज में उस समय राजा राम मोहन राय कर रहे थे। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 ईस्वी कलकत्ता में गठित होता है, अब्दुल लतीफ के नेतृत्व में। इन्होंने मुस्लिम समाज को शिक्षित कर भारतीय समाज की मुख्य धारा में लाने की कोशिश की थी। जी, दारुल उलूम देवबंद 1866 ईस्वी कासिम ननोतवी, रशीद अहमद गंगोही और हुसैन अहमद के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। देवबंद जो है यूपी का जो इलाका है, यहाँ पर यह आंदोलन हुआ था। इन्होंने हदीस की शिक्षा का प्रसार किया था, यानी कि ये भी पुनर्स्थापनावादी थे। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन 1875 ईस्वी, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। सर सैयद अहमद खान, आप इसे शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था। इन्होंने आधुनिक और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार किया था और उसके द्वारा मुस्लिम शिक्षा में उद्धार करने की कोशिश की थी। तो ये आंदोलन इसके जैसे हो गया। तो कुल मिला के यहाँ 5 आंदोलन में 3 आंदोलन एक समान दिखते हैं और 2 आंदोलन जो है यहाँ पर प्रतिक्रियावादी आंदोलन आपने को देखने को मिलता है। अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी, गुरुदासपुर जो है पंजाब का इलाका, यहाँ पर यह हुआ था। मिर्जा गुलाम अहमद के नेतृत्व में इन्होंने धर्म के कठोर रूप को सरल बनाने और आधुनिक बनाने की कोशिश की थी। तो कुल मिला के ये धर्म सुधार करना चाहता था। पहले इसका धर्म जो है मुस्लिम धर्म ये मानता था कि ये कट्टर था, तो अब उसे जो है आसान बनाने की जरूरत है। ठीक है, नवबदुल आंदोलन 1894 लखनऊ में हुआ था, शिबली नुमानी के नेतृत्व में। इन्होंने भी मुस्लिम शिक्षा में आधुनिक और वैज्ञानिक शिक्षा
को प्रवेश कराने की सोची थी। मतलब कुल मिला के ये मुस्लिम शिक्षा में सुधार लाना चाहता था, उन्हें पश्चिमी शिक्षा देना चाहता था, वैसे ही जैसे सर सैयद अहमद खान ने प्रयास किया था। वहाबी आंदोलन ये 1857 के विद्रोह के आसपास शुरू हुआ था। इसने इस विद्रोह में भाग लिया था और ये उत्तर प्रदेश के आसपास हुआ था। इस विद्रोह के साथ साथ जो है 1857 के विद्रोह के साथ साथ इस विद्रोह का भी दमन कर दिया गया था। शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी नामक व्यक्ति ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये लोग अरब के जो अब्दुल वहाब थे नेता, उनकी शिक्षाओं और शाह वलीउल्लाह के उपदेशों के जो है प्रचार करना चाहता था। कुल मिला के ये भी जो है पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोगों ने देखा कि कुल मिला के जो है दो तीन प्रकार के आंदोलन थे, पुनर्स्थापनावादी और समाज सुधार के लिए भी यहाँ पर आंदोलन किए गए थे। तो ये आप देखते हैं। अगला जो है सिखों के लिए आंदोलन देखिए। सिखों के जो धर्म सुधार आंदोलन हुए थे इस समय, एक था कूका निरंकारी आंदोलन सबसे पहला, ये 19वीं सदी में हुआ था, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है। ये दयाल साहब के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य था सिख धर्म को सरल बनाना। समय के साथ हिंदू धर्म की जितनी बुराइयां थी ये भी सिख धर्म में आ गई थी। महंत इसके भ्रष्टाचार होने लगे थे, इसमें भी पूजा पाठ मूर्ति पूजा जैसी चीजें प्रचलित होने लगी थी। तो इस काल में जो है इन लोगों को लगा दयाल साहब को कि यहाँ पर इसको भी सरल बनाने की जरूरत है, इसलिए इन्होंने अपने लिए आंदोलन शुरू कर दिया था, निरंकारी आंदोलन, जिसके परिस्वरूप जो है इसका उद्देश्य क्या था, सिख धर्म को आसान बनाना, यानी कि सिख धर्म में सुधार लाना। ठीक, कूका आंदोलन 1840 ईस्वी में जवाहर भगत के नेतृत्व में हुआ था। ये एक धर्म सुधार आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन बाद में जाकर के एक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है। नामधारी आंदोलन ये भी 19वीं सदी में हुआ था, राम सिंह और बालक सिंह के नेतृत्व में। ये भी सिख समाज में सुधार लाना चाहता था। अगला है सिख सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन 19वीं सदी में हुआ था, खालसा दीवान नामक व्यक्ति के नेतृत्व में। ये जो है ये भी धर्म सुधार करना चाहता था, सिख धर्म में सुधार करना चाहता था। अकाली आंदोलन 1920वीं सदी में हुआ था। ये सिख समाज के सामूहिक लोगों द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की जो है स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में, और सिख गुरुद्वारा एक्ट जो है 1922 ईस्वी में पारित हुआ था। तो सिख धर्म में ये सुधार से संबंधित है ये अकाली आंदोलन। ठीक, इस काल में पारसी धर्म में भी सुधार आंदोलन किए गए थे। रहनुमाई माजदान सभा था, 1851 में गठित की गई थी बॉम्बे में। दादा भाई नेहरूजी ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। नौरोजी फरदोंजी, जेबी वाचा और एच.एस. बंगाली नामक व्यक्ति ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। ये सब चाहते थे कि पारसी धर्म में सुधार हो। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा हिंदू धर्म में सुधार आंदोलन, मुस्लिम धर्म में सुधार आंदोलन, सिख धर्म में सुधार, और यहाँ पर पारसी धर्म में सुधार, और ईसाई का नेतृत्व मुस्लिम जो है अंग्रेज लोग स्वयं तो कर ही रहे थे, तो ईसाई धर्म में वो खुद ही प्रचार करना चाहते थे। और दूसरा ईसाई मिशनरी जो है इस समय स्वयं भी जो है शिक्षा का प्रसार कर रही थी, और ईसाई धर्म में तो ये खुद ही प्रचार कर रहा था, तो ये खुद आधुनिक बन ही चुकी थी। तो कुल मिला के देखते हैं आप कि इस समय जो जितने भी भारत में धर्म थे, उन्होंने सभी वर्गों ने अपने अपने धर्म को, अपने अपने समाज को जो है सुधार करने की कोशिश की थी। और कुल मिला के ये था। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। इन सुधार आंदोलन के बाद जो है एक और सी धारा बहती है इस समय, जो समाज में देखता है कि ब्राह्मण विशेषाधिकार पाए हुए वर्ग हैं और समाज के शोषित जो है तबके हैं, वो दबे कुचले वर्ग हैं, उनमें भी छुआछूत की भावना, जाति प्रथा की भावना का अंत हो। तो समाज के एक गुट ने इसका भी नेतृत्व किया था। हम लोग जानते हैं कि इस समाज सुधार के लिए कौन कौन से आंदोलन हुए थे। इस आंदोलन को निम्न जातीय आंदोलन का नाम दिया गया था। तो उस समय समाज में बहुत सारे निम्न जातीय आंदोलन भी हुए थे, तो हम लोग उसका नाम जानते हैं, और ये बहुत सारा पूछा भी जाता है बहुत सारे एग्जाम में। सबसे पहला है डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी। ये 1906 ईस्वी में बॉम्बे में गठित होता है, B.R. शिंदे के नेतृत्व में। बहुजन समाज आंदोलन, ये महाराष्ट्र में शंकर राव जाधव के नेतृत्व में ये आंदोलन होता है। सत्यशोधक समाज 1873 बॉम्बे, ज्योतिबा फूले के नेतृत्व में ये निम्न जातीय आंदोलन होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर उद्देश्य किसी का नहीं लिखा है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों ये आप स्वयं ही कॉमन सेंस लगा के जान सकते हैं कि इसका उद्देश्य है, ये निम्न जातीय आंदोलन है। तो निम्न जाति क्या करेगा, ये जाति प्रथा का जो है, ये जाति प्रथा का विरोध करेगा, छुआछूत का जो है विरोध करेगा। फिर जो है ब्राह्मणों की विशेषाधिकार को जो है
ये प्रतिरोध करेगा। तो इनका उद्देश्य यही सब था, जितने भी आंदोलन है ये सब निम्न जातीय आंदोलन, इन सभी का कॉमन उद्देश्य था और यही आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, इसलिए हमने लिखा नहीं, तो आप इसे खुद ही कॉमन सेंस के माध्यम से जान सकते हैं। ये है AIDC फेडरेशन। ठीक है, अखिल भारतीय, ये है डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ठीक है, तो ये 1920 में बॉम्बे में भीमराव अंबेडकर द्वारा गठित की गई थी। अब देखिए इसी से मिलता जुलता नाम यहाँ पर है AIDC, लेकिन यहाँ पर ये फेडरेशन है, तो ये भीमराव अंबेडकर ने गठित किया था, लेकिन यहाँ पर एसोसिएशन है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1932 में बॉम्बे में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी, जबकि ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना जो है ये अंबेडकर द्वारा की गई थी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 बॉम्बे, अंबेडकर के द्वारा गठित की गई थी। अखिल भारतीय ऑल इंडिया अनुसूचित जाति परिसंघ, इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में नागपुर में भीमराव अंबेडकर के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के ये इसके निम्न जातीय आंदोलन थे। इस बारे में इस समय दक्षिण भारत में भी आंदोलन होता है, और विपूरम आंदोलन 1888 केरल में यह आंदोलन होता है नारायण गुरु के नेतृत्व में। जस्टिस आंदोलन 1916 दक्षिण भारत में, इसके नेता थे CN मुदालियार, TM नायर और P त्यागराजन। ये सभी इसके नेता थे जस्टिस आंदोलन के। आत्मसम्मान आंदोलन 1920 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, और इसके जो नेता थे रामास्वामी नायकर ने इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। नायर सर्विस लीग 1914 ईस्वी, ये मद्रास में हुआ था, इसे जो है मन्नार P पिल्लई ने जो है इसे अपना नेतृत्व प्रदान किया था। वाईकोम सत्याग्रह 1924 त्रावणकोर केरल के क्षेत्र में हुआ था, इसके जो नेता थे TK माधवन, K कलप्पन और KP केशव मेनन, इन लोगों ने इसे जो है अपना नेतृत्व प्रदान किया था। गुरुवायूर आंदोलन 1931 ईस्वी केरल में हुआ था, और K कलप्पन ने इसे जो है अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो कुल मिला के अभी तक जितने आंदोलन हमने देखा ये सभी निम्न जातीय आंदोलन थे, और इन सभी का एक कॉमन उद्देश्य था जाति प्रथा का विरोध करना, छुआछूत का विरोध करना, ब्राह्मण धर्म के विशेषाधिकारों का प्रतिरोध करना। हमने देखा अभी तक धर्म के सुधार के लिए काम किए गए थे, समाज सुधार के लिए काम किए गए थे, मानव सेवा के लिए काम किए गए थे, निम्न जातीय आंदोलन थे। अब हम देखते हैं समाज के जो महिलाएं हैं, समाज में जो उस समय प्रचलित कुछ और बुराइयां थी, वो समाज सुधार आंदोलन तो चल ही रहा था एक समय, फिर भी यदि कम नहीं हो रहा था तो कानून बना करके कहें जबरदस्ती उसे प्रतिबंधित किया गया, तब जाके जो है ये कानून लागे, उसे कुछ दिशा में कुछ हद तक जो है ये उसे हमें सफलता मिली थी। इसी कानून में हम लोग देखते हैं कि सती प्रथा के लिए कानून, एक तरफ तो राजा राम मोहन राय जो है अपने शिक्षा के प्रसार के द्वारा जो है वो जो है अपने आंदोलन के द्वारा लोगों में जागरूकता फैला ही रहा था कि सती प्रथा का विरोध हो। बहुत सारे समाज में आंदोलन चल ही रहे थे कि महिला शिक्षा का प्रसार किया जाए, बाल विवाह का जो है प्रतिबंध लगाया जाए, विधवा पुनर्विवाह हो, महिलाओं को अधिकार दिया जाए, इस तरह के आंदोलन चल ही रहे थे, दास प्रतिभा पर प्रतिबंध हो। दूसरी तरफ सरकार ने भी, सरकार के सहयोग से उस समय के जो समाज सेवी थे उन्होंने सरकार के सहयोग से कानून पारित करवा दिया गया, और उन्हें लगा कि समाज के जो ये वर्ग हैं ये प्यार से और समझा बुझा के समझने वाले नहीं है, बल्कि इसे कानून बना के जबरदस्ती जो है इसे पालन करवाया जाए, क्योंकि ये सभी जो है बहुत ही खतरनाक कानून है। इससे किसी का जो है इस प्रथा से किसी की हत्या की जा सकती है, जैसे कि बाल विवाह जो है आपने देखा था कि ये बालिका हत्या प्रतिबंध है, कन्या भ्रूण हत्या, किसी की हत्या की जा रही है, इसमें सती प्रथा में किसी की हत्या की जा रही है। तो इसमें हम ज्यादा दिन तक इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि इसे कानून बना के जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए। तो इसलिए ये सब कानून पारित करवाया गया था। इसके लिए आपको याद रखना है कि ये कानून कब पारित किया गया था, इस समय गवर्नर जनरल अथवा वायसराय कौन थे, और ये कानून किसके काल में पारित किया गया था, तो ये भी आपको जानना जरूरी है आपके लिए। ये मिलान करो के प्रश्न में पूछा जाता है, या फिर कथन के समय में पूछा जा सकता है कि इस सती प्रथा कथन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसकी स्थापना इसकी काल में हुई थी, ये सब इस तरह से संबंध पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है कन्या भ्रूण हत्या कानून। कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून बनाया गया था 1795 ईस्वी में जॉन शोर के काल में बनाया गया था। इस कानून के तहत बालिका हत्या जो थी, जो छोटे छोटे नाबालिग लड़कियां थी, उसको जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये चीज आप आज भी देख रहे हैं कि वर्तमान में भी ये चीज वर्तमान में भी प्रचलित है। यह पूर्ण रूप से 100% समाप्त नहीं हुआ।
अभी भी देखते हैं ना कि भारत सरकार बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, अल्ट्रासाउंड पर प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी महिला जो है, भारत समाज के लोग जो हैं, जो लिंग जान लेते हैं बच्चों के पैदा होने से पहले, और जैसे ही उन्हें पता चलता है कि जो होने वाला बच्चा यदि लड़की है तो उसे गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो ये प्रथा आज भी कहीं ना कहीं भारतीय समाज में एक बहुत ही व्यापक रूप से प्रचलित है, तभी तो भारत का लिंगानुपात जो है बहुत ही नीचे है। ठीक है, तो इसकी जड़ जो है आप यहीं से देखते हैं। दूसरा था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून। सती प्रथा प्रतिबंध कानून ये 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के काल में लाया गया था, और इसमें जो विशेष सहयोग था ये राजा राम मोहन राय का सहयोग था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही विलियम बेंटिंग जो है इसे प्रतिबंधित कर पाया था। बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून 1804 ईस्वी में पारित हुआ था, लॉर्ड बेलेजली के काल में। इस कानून के तहत नवजात बालक के हत्या को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 डलहौजी के काल में ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से। दोस्तों ये कानून भी है जो वर्तमान में भी प्रचलित है। अभी भी भारतीय जो समाज के उच्च वर्ग है यहाँ पर विधवा अभी भी जो है विवाह नहीं करती। ठीक है, लेकिन अब ये बहुत ही रेयर मात्रा में है, बहुत ही कम मात्रा में है। समाज के सभी वर्गों ने इसे अपना लिया है, बस ब्राह्मण वर्ग के थोड़े बहुत जो जो है यही सब बचे रह जाते हैं जो नहीं करता है, दोबारा विवाह नहीं करता। ठीक है, लेकिन ये अभी भी विद्यमान है। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल में पारित हुआ था, केशव चंद्र सेन के सहयोग से। इस एक्ट के तहत जो है महिला जो है बच्चों की जो है बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया था, और विवाह की उम्र जो है थोड़ी सी बढ़ा दी गई थी। एज ऑफ कंसेंट एक्ट, इसे कंसेंट एक्ट भी कहा जाता है, कंसेंट एक्ट भी कहा जाता है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन के काल में। इस अधिनियम के तहत पुरुषों की विवाह की जो न्यूनतम उम्र है 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि यदि ये कानून नहीं बनता, मतलब ये कानून बनने के बाद 12 वर्ष निर्धारित है, तो इस कानून से पहले पता ना बच्चों के जन्म होने के बाद ही शादी कर दी जाती थी। ठीक है, इस कानून को बी.एम. मालावारी के सहयोग से पारित किया गया था। शारदा एक्ट 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के काल में पारित किया गया था, और इस कानून के तहत जो है लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, और 18 वर्ष जो है ये लड़कों का उम्र है। ठीक है, ये विवाह की उम्र है, और ये विवाह की उम्र निर्धारित किया गया था शारदा एक्ट के माध्यम से 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के काल में। इस कानून को पारित कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो हरविलास शारदा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो इन्हीं के सहयोग से जो है ये कानून पारित हुआ था। अगला है दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून। ये 1843 ईस्वी में पारित हुआ था, एलन बरो के काल में। इस कानून को जो है ये दास प्रथा कानून, इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1833 में भी इस अधिनियम के द्वारा भी जो है बंद करने की, जो प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब प्रतिबंध नहीं हुआ था तो फिर उसके बाद दोबारा इस कानून को पारित किया गया था दास प्रथा पर, और 1843 ईस्वी में जो है एक कानून दोबारा बनाया गया था, मतलब 33 के अधिनियम के 10 साल बाद फिर से कानून पारित किया गया था। ठगी प्रथा का दमन 1830 ईस्वी में विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था। इन्होंने कर्नल सलीमैन के सहयोग से जो है विलियम बेंटिंग ने इस ठगी प्रथा को दमन कर दिया था, ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून 1845 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के काल में, वायसराय जो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के काल में पारित हुआ था। इसके लिए इन्होंने कैंपबेल नामक अधिकारी को नियुक्त किया था, और कैंपबेल के सहयोग से इन्होंने नरबली प्रथा को जो है समाप्त कर दिया था। हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937 लॉर्ड ऑकलैंड के काल में जो है पारित हुआ था। इसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया था, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। इसके बाद आजाद भारत में देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है 1856 की ईस्वी के आसपास। तो ये भी एक आप इसे याद रखिएगा, 1856 में जो है लॉर्ड कैनिंग इस समय के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, विधवा पुनर्विवाह। अब हम लोग देखते हैं अगला, ये जो आंदोलन हुआ था तो क्या ये आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल हो गया? इस आंदोलन का उद्देश्य था समाज में सुधार लाना, निम्न जातीय आंदोलन के द्वारा जो है सब निम्न जातीय की स्थिति को ऊपर उठाना और ब्राह्मण धर्म के विशेषाधिकारों को चुनौती देना।
जो है छुआछूत का विरोध करना, जो है मंदिरों में प्रवेश दिलाना, ये सब निम्न जातीय आंदोलन के उद्देश्य थे। तो क्या ये सभी आंदोलन अपने उद्देश्यों में सफल हो गए? हम इसी की परीक्षा देंगे, परीक्षण करेंगे यहाँ पर कि ये आंदोलन सफल हुए या नहीं हुए। अभी हमने देखा था कि भारतीय समाज में अभी भी बहुत जैसी चीजें हैं, जैसे कि हमने देखा था कि भ्रूण हत्या जैसी जो चीजें हैं आज भी समाज में विद्यमान है। बाकी सती प्रथा प्रति जो प्रतिबंधित हो ही गया था, लेकिन विधवा पुनर्विवाह पूर्ण रूप से क्या लागू हो गया? महिलाओं को शिक्षा दी जाने लगी अभी? तो कुल मिला के देखते हैं कि इन लोगों ने जो भी काम किया था तो समाज के कुछ वर्गों ने उसमें सुधार किया और कुछ ने नहीं किया। मतलब ये आंदोलन आंशिक रूप से सफल हुआ। फिर भी हम लोग देखते हैं, पहले बारीक आधार से देखते हैं कि इस आंदोलन की सीमाएं क्या थी। ये आंदोलन यदि सफल नहीं हुआ, समाज के कुछ वर्गों ने इसे स्वीकार नहीं किया, तो वो क्यों नहीं किया ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये जो आंदोलन था इनका आधार संकीर्ण था। ये समाज के एकदम छोटे वर्गों तक ही सीमित था। इनका जितना भी शिक्षा का प्रसार करना था, जितना आंदोलन का प्रसार करना था, जागरूकता अभियान था, इन्होंने शहरों तक ही रह के सीमित प्रसार किया था। गांव में नहीं गया था। गांव के भीतरी जो है भीतरी भाग, वहां पर जनजातीय इलाकों में जाके प्रसार नहीं किया था। जब उन लोगों में जागरूकता आएगी ही नहीं, शिक्षा प्रसार आएगा ही नहीं, तो तुम्हारा आंदोलन कैसे प्रसार होगा? ठीक है। दूसरा, ये तो सामाजिक आधार संकीर्ण था, ये गांव में गया नहीं। दूसरा, ये शिक्षित और मध्य वर्गों तक ही सीमित रह गया था। केवल शिक्षित वर्गों को ही समझाने में बुझाने में लग गया था। ये समाज के जो है किसान और शहरी गरीब तक गया ही नहीं था। ठीक है। जो जिसकी जो है विशाल आबादी, भारत की 80 से 90% आबादी यही थी, इस तक पहुंचा ही नहीं ये आंदोलन। इसलिए यह आंदोलन पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों, ये चीज आपको मेल मिलाप के संबंध में जो है कथन और निष्कर्ष के संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। कहा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन 1, निम्न में से ये कथन सही है, दूसरा कथन सही नहीं है, तीसरा कथन गलत है। इस तरह से आपको सही गलत के बारे में कहा जा सकता है। कहा जा सकता है कि सुधार आंदोलन केवल शहरी क्षेत्रों में सीमित था। दूसरा कथन होगा कि जो है सुधार आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में गया ही नहीं। तो आप कंफ्यूजन हो जाइएगा इस तरह, तो इसलिए इस तरह से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दूसरा, सुधार आंदोलन जो कारी थे, इस समय इन्होंने अतीत की महानता को याद दिलाया। इन्होंने उस समय के जो वेद पुराण थे इन पर भरोसा दिलाने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन इन्होंने बार बार ये अतीत की महानता को याद तो दिला पाया, लेकिन अतीत की जो बुराइयां थी, प्राचीन इतिहास की जो बुराइयां थी, इसको याद नहीं दिलाया। ये लोग जो वेद की ओर लौट जाने की जो कोशिश कर रहे थे, या समाज को फिर से वैदिक काल की ओर ले जाना चाहते थे, उनको ये नहीं पता था कि वैदिक काल में समाज के सभी वर्गों पर सभी वर्ग समान नहीं थे। स्त्रियों को बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए थे। स्त्री शोषित वर्ग थी उस समय की। समाज के जो 4 वर्णों में बटा हुआ था, उसमें समाज के जो निचले वर्ण थे, शूद्र वर्ग, जो अभी जो दलित कहलाता है वर्तमान में, तो इन लोगों पर जो इतने अत्याचार किए गए थे, तुम लोग फिर से वहीं जाने की कोशिश कर रहे हो। यदि फिर से प्राचीन काल की ओर चले जाओगे, इसका मतलब है तुम फिर से दलितों पर अत्याचार करने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए ये दलित लोग जो है इस आंदोलन से बाहर हो गए थे। तो ये सभी चीजें थी। इसने अतीत की महानता को याद दिलाया था, और वर्तमान पर इसने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को नहीं जान पाया था। ठीक। हिंदू सुधारकों ने अतीत की प्रशंसा को प्राचीन काल तक ही सीमित रखा था। इन्होंने मध्यकाल की जो है मध्यकाल को देखा नहीं, मध्यकाल की जो विशेषता है उसको नहीं देखा। इसका कारण ये था कि इन्होंने प्राचीनता की सीमित रखा। इन्होंने लगा कि भारत के जो प्राचीन काल है ये हिंदुओं का शासन था, और हिंदुओं के काल में समाज के जो हिंदू वर्ग है बहुत ही खुशहाल था, और मध्यकाल में मुस्लिमों का शासन हुआ तो हिंदू वर्ग जो है दूषित हो गया था, बहुत ही उसे जो है शोषणकारी जीवन जीना पड़ा था। तो इसलिए इन्होंने अतीत का तो गुणगान किया, लेकिन मध्यकाल का इन्होंने जो है मध्यकाल की बुराइयां का बहुत सारी रेखांकित कर दिया था। जबकि मध्यकाल में बहुत सारे प्रगति होते हैं, जितने आपने देखा कि इसे हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसके बाद आपने देखा जितने सारे जो स्थापत्य हैं ये इसी काल में हुए थे। ये चित्रकला का विकास इस काल में कितने हुआ था। जितने सारे क्षेत्रीय भाषा हैं भारत के, हिंदी, मराठी, ब्रज, ये सभी जो है इसी काल में विकसित हुए थे। तो इन लोगों ने इसका गुणगान नहीं किया। इन्हें प्राचीन भारत की जो संस्कृत वाली जो भाषा थी
और जो ब्राह्मण की विशेषाधिकार वाली जो बात थी, केवल वही इनको पसंद आया था। इस समय के जितने भी बड़े हो, राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, सभी लोगों ने केवल यहीं तक जो है सीमित रहने की कोशिश की थी। मध्यकाल को इन्होंने देखा कि मध्यकाल मुस्लिमों का शासन है, इसलिए इसमें कोई गुण है ही नहीं, इसे पूर्ण रूप से नजरअंदाज कर दिया, इसको नकार दिया गया। इसलिए भी ये आंदोलन जो है सफल नहीं हो पाया। दूसरा, इसमें जो है आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जो है पूर्ण रूप से स्वीकृत नहीं किया इन्होंने। कुछ को स्वीकार किया और कुछ को नहीं किया। जिसको स्वीकार किया उस पर भी संशय संशय जो है दिखा रहा था। इसने धार्मिक प्राचीन जो इसकी जो सांस्कृतिक विरासत थी, जो प्राचीन काल था, इसमें केवल इसने धार्मिक और दार्शनिक पहलुओं पर जोर दिया था। संस्कृति के जो अन्य पहलू थे, जैसे हमने अभी बताया, कला, वास्तुकला, साहित्य, संगीत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस सब पर जो है यहाँ पर इन्होंने इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, नकार दिया मध्यकाल की चीजों को। इसलिए भी यह आंदोलन सफल नहीं हुआ था। मुस्लिम वर्ग में से कई ने अपनी परंपराओं और गौरवमयी इतिहास के लिए पश्चिम एशिया यानी अरब के इतिहास को खंगालने की शुरू कर दी। ये तो होना ही था, क्योंकि जब हिंदू लोग अपनी प्राचीन सभ्यता, अपने प्राचीनता की खोज के लिए प्राचीन काल की जो है वैदिक काल में जाना शुरू कर दिया था, प्राचीन काल की वेदों परंपराओं को वापस लाना चाहते थे भारतीय समाज में, तो ऐसे ही मुस्लिमों ने भी अपनी इतिहास ढूंढने की कोशिश की और इनको पता चला कि हमारा इतिहास, हम भारत के तो है ही नहीं, क्योंकि हिंदू लोग उससे पहले से ही बता रहे कि तुम बाहर से आ रहे हो। तो फिर इन्हें भी लगा कि हम भारत यहाँ के हैं ही नहीं। इन्होंने अपना इतिहास अरब में संभालना शुरू कर दिया और वहाँ की जो अरब की जो शिक्षा थी, हमने देखा था कि शाह वलीउल्लाह की जो अरब के जो थे नेता, उसकी शिक्षाओं को भारत में लागू करने की कोशिश करनी शुरू कर दी थी। कुल मिला के इसका परिणाम ये हुआ कि मुस्लिम समाज पिछड़ गई और फिर में उसने अंग्रेजों ने उसका फायदा उठाना शुरू कर दिया था। ठीक, इन लोगों की जो व्यवहार थी, इन्हीं कारण से जो है भारत में सांप्रदायिकता का जो जन्म देखने को मिलता है आज के जमाने में, इनकी जो जड़ है ये यहीं पर डाली गई थी। इनका बीज जो है इसी कारण से यहाँ पर पड़ा था। हिंदू लोग अपनी जड़ देखने के लिए प्राचीन वैदिक काल की ओर लौट जाता है और मुस्लिम लोग अपनी जड़ देखने के लिए अरब के जो है अरब देश चला जाता है। तो इसी कारण से है जो सांप्रदायिकता का उदय है। वैसे सांप्रदायिकता के उदय के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन सब में सबसे पहला जो कारण था, ये यहीं पर जन्म होता है, सांप्रदायिकता का जन्म। ठीक है, तो इसका ये कारण ये चला तो था धर्म सुधार के लेकर के, लेकिन भारत में समाज में ही एक बड़ा सा एक जो है सांप के जो विष कहते हैं वो घोल दिया था। ठीक, तो ये इसके असफलता के कारण थे। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये आंदोलन वास्तव में पूर्ण रूप से असफल रहा, इनका कोई महत्व नहीं था ये आंदोलन के लागू करने के। हम लोग देख लेते हैं कि इन्होंने क्या आंदोलन, इस आंदोलन के महत्व क्या थे। ये सही बात है कि पूर्ण रूप से इन्होंने आंदोलन की जो है जितने नए विचारधारा थे, आधुनिक विज्ञानवाद को इसने अपनाया नहीं, लेकिन जिन लोगों ने विद्रोह किया था उस समय, समाज के परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, उसे जो है क्या किया था, हत्या के भी शिकार होना पड़ा था। आप देखते हैं कि जितने भी उस समय के बहुत सारे जो है प्रतिक्रियावादी उस समय के नेता थे, उसका हत्या कर दी गई थी। समाज के जो उस समय के जो वर्ग थे उसके खिलाफ फतवा जारी किया गया था, उन्हें बेइज्जती कर दी गई थी, समाज में बेइज्जती किया गया था। जो लोग सती प्रथा का जो है समर्थन कर रहे थे उनकी बेइज्जती की गई थी और उन्हें हत्या भी कर दिया गया था। तो ये सभी चीजों का शिकार होना पड़ा था। तो यदि हत्या कर दी गई तो फिर उनका जो है विरोध कौन करेगा। तो कुल मिला के आप देखते हैं कि कुल मिला के ये आंदोलन 70-80% तक सफल हो गया। ठीक, पूर्ण रूप से नकार नहीं सकते कि यह आंदोलन बिल्कुल विफल रहा, तो ऐसा नहीं था। दूसरा, इस समय जो धर्म सुधार के बहाने जितने भी धर्म ग्रंथ थे उसका स्थानीय भाषा में जो है अनुवाद होना शुरू कर दिया था। अनुवाद होना शुरू हुआ तो समाज के जो सभी वर्ग थे, ऊपर से नीचे के वर्ग तक, सभी वर्णों ने इसका अध्ययन करना शुरू किया और अपने धर्म की कमजोरियों को देखा। कमजोरियों को देख करके फिर उसमें धर्म सुधार करना शुरू कर दिया था। जितने भी पूजा अनुष्ठान थे उसका सरलीकरण करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े यज्ञ, कर्म कांड, ये सभी चीजों को त्याग दिया गया था। मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, इस सभी का जो है पर ध्यान दिया गया था। ये सभी कब किस लिए प्रसिद्ध हुआ था, तो ये सुधार आंदोलन के कारण ही हुआ था। यदि सुधार आंदोलन नहीं होता तो इस तरह के स्थानीय भाषाओं में न तो अनुवाद होता, न तो धर्म सुधार की कोशिश की जाती। दूसरा, अब जो है मानव बुद्धि जो है तर्कवाद पर आधारित हो गई थी। ये लोग जो है धर्मनिरपेक्ष तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देने लगा था। तो ये सभी इस आंदोलन के महत्व थे। तो कुल मिला के दोस्तों, हमने आज के जो सेशन था हमारा सुधारवादी आंदोलन, हमने इसमें देखा था कि सुधार आंदोलन के कारण क्या थे,
फिर हमने देखा था इस कारण के बाद कि प्रमुख जो सुधार आंदोलन थे उसने देखा था, जो सभी सुधार आंदोलन थे हमने उसको देखा था। सुधार आंदोलन के क्रम में हमने देखा था कि हिंदू सुधार आंदोलन जो हुआ था हिंदू में, उसके बाद हमने मुस्लिम वर्ग में देखा था, उसके बाद हमने सिख वर्ग के जो सुधार आंदोलन है वो देखा, उसके बाद हमने पारसियों के जो धर्म सुधार हैं उसमें भी देखा था। इसी आंदोलन के बाद हमने देखा था कि निम्न जातीय आंदोलन भी हुआ था, निम्न जातीय सुधार आंदोलन भी हुआ था। निम्न जातीय सुधार आंदोलन के साथ हमने बहुत सारे कानून और अधिनियम भी देखे थे जो समाज सुधार से संबंधित थे। उसके बाद हमने देखा था कि समाज सुधार आंदोलन की सीमाएं क्या थी, सीमाएं यानी इस आंदोलन की आलोचनाएं जो कहते हैं, हमने इसकी आलोचनाएं भी की थी कि आंदोलन केवल शहरी वर्गों में सीमित था, केवल शहरी जो शिक्षित और धनी मनी वर्ग था केवल वहीं तक सीमित था, ये गांव तो गया ही नहीं। गांव के जो गरीब तबके थे जो आबादी का 80-90% शेयर करता है उसके पास तो ये गया ही नहीं था, तो हमने इसकी आलोचना भी की थी। फिर हमने देखा था कि ये आंदोलन पूर्ण रूप से असफल नहीं हुआ था बल्कि कुछ हद तक इसे सफलता भी मिली थी, यानी कि हमने इसके महत्व को भी देखा था। तो कुल मिला के दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमने पूर्ण रूप से इस आंदोलन जो सुधार आंदोलन है हमने इसको समाप्त कर दिया है। कल हम लोग फिर से एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे, तब तक मिलते हैं। और दोस्तों एक और बात आपको बताते चलता हूँ कि यदि इस सेशन से रिलेटेड यदि आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे जो टेस्ट साथी का जो मोबाइल ऐप है आप यहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।